Question number 61. The set of natural numbers is not closed for the following operation. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं है नेचुरल नंबर्स के लिए। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्लोज्ड क्या होता है। तो जैसे कि एडिशन ऑपरेशन हम लेते हैं और कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर के लिए पूछा जा रहा है। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो कोई दो एलिमेंट हम नेचुरल नंबर के ले लेते हैं 2 और 3। अब अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 और 5 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो इसका मीनिंग होगा कि ये प्लस ऑपरेशन जो है ये क्लोज्ड है। तो प्लस ऑपरेशन जो है ये क्लोज्ड है। तो ये एडिशन क्लोज्ड हो गया। तो क्लोज्ड का अर्थ क्या है कि ऑपरेट करने के बाद जो भी एलिमेंट आता है वो उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो इन्हीं दोनों एलिमेंट को लेते हैं 2 और 3 को। तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा और ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसका मीनिंग है कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी क्लोज्ड है। अब हम सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। तो 2 - 3 इसको अगर हम करते हैं तो ये -1 आता है और ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मीनिंग है कि माइनस ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं है, ये नॉट क्लोज्ड। स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इसका मीनिंग है कि स्क्वायर ऑपरेशन ये भी क्लोज्ड है। तो इसमें से जो सब्ट्रैक्शन है ये क्लोज्ड नहीं है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 3 times of the maximum height attained. If initial velocity of the projectile is u, then flight time is. तो फ्लाइट टाइम पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज 3 times है मैक्सिमम हाइट की। तो यहाँ पर हमें तीनों फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। गिवन में क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जिसको हम r से डिनोट करते हैं, तो r जो है ये 3 times है मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट इंटू 3 ये हमें गिवन है। अब रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 अल्फा अपॉन g इक्वल टू 3 इंटू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो यहाँ पर g से g कैंसिल हो जाएगा और u² कैंसिल हो जाएगा। अब हम sin 2 थीटा फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 3/2 sin स्क्वायर अल्फा। तो ये साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4 cos अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा। ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू tan अल्फा। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पर 4/3 तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम यहाँ से cos अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं और sin अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पूछा क्या जा रहा है फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला होता है
t इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन g, तो 2u और साइन अल्फ़ा हम उसी ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से 4/5 ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। तो 4/5 ये साइन अल्फ़ा हो गया अपॉन g, तो ये हो जाएगा 8u/5g। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 8u/5g ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्फेयर्स दैट कैन बी मेड टू पास थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये x y z ये 3 डायमेंशनल की बात हो रही है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्फेयर्स पूछे जा रहे हैं कि ये गिवन 3 पॉइंट से कितने स्फेयर्स पास कर सकते हैं। तो स्फेयर की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो स्फेयर की इक्वेशन होती है 3 डायमेंशनल में x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। यह है स्फेयर की इक्वेशन। अगर हम 2 डायमेंशनल में सर्कल की इक्वेशन देखें तो वो इसी के जैसी होती है। सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये है सर्कल की इक्वेशन और ये है स्फेयर की इक्वेशन। तो सर्कल में g f c, तो यहाँ पर जो अननोन है वो 3 होते हैं, 3 अननोन, लेकिन स्फेयर में u v w और z, तो यहाँ पर 4 अननोन होते हैं। तो जब आप इन 4 अननोन को फाइंड आउट करेंगे तो आपको कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कर दें तो क्या होगा, देखिए 0 0 ये y और z की वैल्यू है, तो y और z ये 0 हो जाएगा, इधर ये टर्म 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 1 प्लस 2u प्लस t इक्वल टू 0, ये आएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से u की वैल्यू आएगी -1 माइनस d अपॉन 2, ये है u की वैल्यू। ऐसे ही हम 0 1 0 से सेटिस्फाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2v प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी -1 माइनस d अपॉन 2। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट से जब सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 3w प्लस d इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 होगा 2w। तो यहाँ से w की वैल्यू आएगी -1 माइनस d अपॉन 2। तो अब आप देखिए इन तीनों में ये d के टर्म्स में आ रहा है और d हमें नहीं पता है। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर बहुत सारे स्फेयर ड्रॉ किए जा सकते हैं जो d की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेंगे। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर सर्किल का होता तो इसमें ऑप्शन ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रेंज बताइए। तो रेंज और डोमेन ये दो चीज़ें होती हैं।
तो फंक्शन में जब आप x की वैल्यूज़ रखते हैं तो फिर फंक्शन की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो जो सेट होता है x की वैल्यूज़ का उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो वैल्यूज़ आपको मिलती हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पर हमें रेंज चाहिए। x की वैल्यूज़ रखने के बाद जो जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं उसका जो सेट होगा उसी को रेंज कहेंगे। तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये नहीं हो सकते। अब हम ये देखते हैं कि ये 9 - x स्क्वायर है, तो इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अगर हम x की वैल्यूज़ 0 रखेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा और स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 3। और अगर हम x की कोई और वैल्यू रखेंगे तो वो 9 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो वैल्यू 9 से छोटी हो जाएगी, और उसका स्क्वायर रूट भी 3 से छोटा हो जाएगा। अगर हम x की जगह 3 रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और स्क्वायर रूट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 3 और 0 के बीच में आ रही है। तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 to 3। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, two particles A and B are projected vertically upward with velocity v and v dash respectively. If ratio v is to v dash equal to 2:5, then ratio of greatest heights attained is। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटीज़ जिस वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका रेशियो दिया गया है 2:5, और पूछा जा रहा है कि वो कितनी हाइट्स अटेंड करेंगी, उनका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट हाइट का जो फार्मूला है h = u² sin² α/g, इसको हम यूज कर लेंगे। और यहाँ वर्टिकली अपवर्ड की बात हो रही है तो अल्फ़ा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम अल्फ़ा 90 रखेंगे तो साइन अल्फ़ा साइन 90 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा h = u²/g। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा h/h' = u²/u²। ये इस तरह से हो जाएगा, इसमें g कैंसिल हो जाता है। अब हम वैल्यूज रख देंगे तो u², यहाँ पर देखिए ये रेशियो दिया गया है, ये v है तो ये u को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/25। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पावर इज। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर का फार्मूला होता है P = वर्क डन W/टाइम टेकन T। W/T, तो वर्क का जो होता है यूनिट उसको हम बोलते हैं जूल, और T का है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इसका हो जाएगा, इसको हम एक नया नाम देते हैं और इसको बोलते हैं
वाट। तो पावर की जो यूनिट है वो हो जाती है वाट। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जूल मैंने आपको बताया ये वर्क डन की यूनिट है। जितना भी वर्क होता है वो जूल में मेजर किया जाता है। और ओम ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। और इसके बाद ये वोल्ट है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, जिसको आप नॉर्मली वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पावर की यूनिट पूछी जा रही है तो ये वाट होती है। वाट के अतिरिक्त इसकी और भी यूनिट हो सकती हैं, जैसे आपने सुना होगा हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर भी पावर की ही यूनिट है और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। इसके अतिरिक्त किलोवाट, और किलोवाट में आपका जो है 10 पावर 3 वाट हो जाते हैं। इसके बाद में आपने मेगावाट का नाम सुना होगा, तो मेगावाट में 10 पावर 6 वाट हो जाते हैं। और उसके बाद में गीगावाट भी होता है, तो यहाँ पर 10 पावर 9 वाट हो जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √-6 इंटू √-6। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो -6 का अंडर रूट है, और एक बार फिर से -6 का अंडर रूट है। तो अगर आप करेंगे -6 इंटू -6, और इसका हो जाएगा 36, और इसका हो जाएगा 6। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो जब इमेजिनरी नंबर्स हैं तो उसको आप एक ही रूट में नहीं लिख सकते। तो पहले हम इसको आयोटा में चेंज करेंगे। तो आयोटा में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आयोटा इक्वल टू क्या होता है √-1। उसको हमें यहाँ पर यूज करना है। तो ये हो जाएगा √6 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है √6 आयोटा से। तो √6 और √6 का 6 हो जाएगा, और आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी -6। अगला क्वेश्चन है इफ fa इक्वल टू 2, f' a इक्वल टू 1, ga इक्वल टू -1, g' a इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ एक लिमिट दी गई है और इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम x टेंडिंग टू a ये वैल्यू हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह a हो जाएगा, तो ये ga हो जाएगा। और ga की वैल्यू यहाँ पर दी गई है -1, तो ये -1 हो गया। और इसके बाद fa यहाँ पर 2 दिया गया है, तो ये 2 हो गया। फिर माइनस ga, ये -1 दिया गया है। और fx, तो ये fa हो जाएगा, ये 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा -2 + 2, तो ये आएगा 0। तो ये आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे।
एल हॉस्पिटल रूल तभी लगता है जब 0/0 फॉर्म हो या फिर ∞/∞ फॉर्म हो। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू a और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्वोशंट रूल नहीं लगाते हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है एफ ए, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा g डैश x इंटू एफ ए जी ए इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा g डैश a इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए, और ये तो 1 था तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम सबकी वैल्यूज रख देंगे तो g डैश ए देखिए यहाँ दिया गया है 2, एफ ए ये देखिए ये भी 2 दिया गया है, माइनस जी ए यहाँ पर -1 दिया गया है, और एफ डैश ए यहाँ पर 1 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 4 और +1 ये हो जाएगा 5। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए गिव्स रिमाइंडर बी मॉडुलो n एंड सी गिव्स रिमाइंडर डी मॉडुलो n। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम a को n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें b मिलता है, और ऐसे ही जब हम c को n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर d मिलता है। तो क्या a प्लस c को जब n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर b प्लस d मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसको हम चेक कर लेते हैं नंबर्स को सपोज करके। तो यहाँ पर n को हम ले लेते हैं 5 और a को हम लेते हैं 6 और c को ले लेते हैं 7। अब देखिए जब हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 6 गिव्स रिमाइंडर 1 मॉडुलो 5, ये पहला हो गया। इसी तरह से 7 गिव्स रिमाइंडर 2 मॉडुलो 5, जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या 6 प्लस 7 तो ये हो जाता है 13। तो क्या 13 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो क्या इससे 3 रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा? तो 13 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और 3 का मीनिंग है 2 + 1। तो इसका अर्थ है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब हम प्रोडक्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट कराएंगे 6 और 7 का तो 6 7 जा ये हो जाता है 42, और 42 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर आएगा 2। तो 2 जो है ये 2 × 1 इसका प्रोडक्ट है, तो इसका अर्थ है कि ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसको आपको याद रख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
70 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इफ़ 2 पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7 देन रिमाइंडर इज। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आपको प्रॉपर मेथड नहीं पता है तो आप इसको नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड किया जा रहा है और 2 को आप आसानी से 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इसकी पावर 3 कर दें। तो 2 पावर 3 ये हो जाता है 8 और जब हम 8 को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर आता है 1। एट को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब हम इसको दोनों तरफ पावर कर देंगे, 16 पावर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पावर 48। तो 2 पावर 48 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलता है। अब देखिए यहाँ 2 पावर 50 है तो हमें इसको 2 पावर 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 पावर 50 और यहाँ पर आएगा 4 मॉडुलो 7। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर हो गया 4। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा।